भारत के जंगल, जब हम ये सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? घने पेड़, जंगली जानवर, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके पीछे है कानूनों, इतिहास और हाँ, लोगों की कहानियों का एक पूरा जाल। आज हम इसी जाल के एक धागे को पकड़ेंगे और वो है आरक्षित वन। चलिए मिलकर इस शब्द के रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे देश की इस अनमोल धरोहर के लिए असल में क्या मतलब है। वाह, क्या बात है! ताज़ी हवा, सुकून देने वाले नज़ारे, ये शब्द पढ़ते ही मन करता है बस वहीं पहुंच जाएं। ये बातें इन जगहों की खूबसूरती को एकदम सही बयां करती हैं। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये पूरी कहानी है? क्या इन शांत और खूबसूरत दिखने वाले जंगलों के पीछे कोई और हकीकत भी छिपी हो सकती है? तो चलिए अब इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे की कहानी को जानते हैं। अक्सर जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो किसी नक्शे पर या सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट लिखा हुआ देखते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए इन शब्दों के कानूनी जाल को थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए जब बात भारत के जंगलों की होती है तो नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। हर शब्द का एक खास मतलब है। तो ये आरक्षित वन आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक किले की तरह सोचिए। जी हाँ, एक किला। ये वो इलाका है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। यहाँ पर नियम कानून बहुत सख्त होते हैं। मतलब सरकार की खास इजाजत के बिना आप शिकार करना, लकड़ी काटना या पशु चराना तो भूल ही जाइए। यहाँ एक पत्ता तक तोड़ना मना है। और इसकी वजह भी साफ है, इन जंगलों को सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा की जरूरत है। अच्छा, तो फिर आरक्षित और संरक्षित वन में क्या फर्क है? ये कंफ्यूजन बहुत होता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आरक्षित वन एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अंदर जाने के लिए आपको खास इजाजत लेनी होगी। दूसरी तरफ संरक्षित वन एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाजा खुला है, लेकिन सरकार कुछ खास गतिविधियां पर रोक लगा सकती है। मतलब आरक्षित में सब कुछ मना है जब तक इजाजत ना मिले, और संरक्षित में कुछ चीजों की इजाजत है जब तक मना ना किया जाए। यही है सबसे बड़ा फर्क। तो कुल मिलाकर ये तीन मुख्य श्रेणियां हैं। आरक्षित वन यानी सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले, संरक्षित वन यानी जहां स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार मिलते हैं, और फिर आते हैं ग्राम वन, जिन्हें गांव के लोग मैनेज करते हैं। सबका अपना मकसद, अपने नियम। पर यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये श्रेणियां आईं कहां से? इन्हें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, हमारे इतिहास में। तो चलिए अब हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, उस दौर में जब भारत के इन जंगलों की किस्मत का फैसला हो रहा था। और पता है क्या, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इन नियमों की जड़ें प्रकृति प्रेम या संरक्षण में नहीं, बल्कि किसी और ही चीज में थीं। ये देखिए, ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज में। 1865 में पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, फिर 1878 में एक और फिर 1927 में वो कानून आया जो आज भी काफी हद तक लागू है। तो आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे एक एक कानून के साथ जंगलों पर सरकारी शिकंजा कसता चला गया। एक छोटी सी शुरुआत से लेकर एक ऐसा पक्का ढांचा तैयार हो गया जिसने भारत के जंगलों को पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में कर दिया। और सच तो ये है, जैसा कि कई स्टडीज बताती हैं, कि ये सब संरक्षण के लिए कम और शोषण के लिए ज्यादा था। मतलब इन कानूनों का असली मकसद जंगलों को बचाना नहीं, बल्कि उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। मकसद कुछ और ही था। तो असली खेल क्या था? असली खेल था भारत के विशाल जंगलों पर कब्जा करना। यहाँ की बेशकीमती लकड़ी जैसे टीक और साल रेलवे लाइनें बिछाने, जहाज बनाने और ब्रिटेन भेजने के लिए चाहिए थी। तो ये सब कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए था। सीधे शब्दों में कहीं तो ये संरक्षण का मुखौटा पहने हुए संसाधनों पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कहानी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और यहीं पर यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आयरनी देखिए, जिन कानूनों को शोषण के लिए बनाया गया था, आजादी के बाद उन्हीं कानूनों को हमने संरक्षण का एक मजबूत हथियार बना लिया। चलिए देखते हैं कैसे। सरिस्का का उदाहरण लेते हैं। इसकी कहानी कमाल की है। देखिए कैसे एक जगह की सुरक्षा का स्तर बढ़ता है। 1955 में इसे एक आरक्षित वन घोषित किया गया। फिर कुछ साल बाद इसे और ज्यादा सुरक्षा देकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। फिर 1978 में यह एक टाइगर रिजर्व बन गया, और आखिर में 1992 में इसे सबसे ऊंचा दर्जा मिला, नेशनल पार्क का।
ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक जगह को धीरे धीरे और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ सरिस्का की कहानी नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। जो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई, उसका मकसद ही यही था कि हमारे संरक्षित इलाकों का नेटवर्क और मजबूत हो। ये सुनिश्चित करना कि हमारे सबसे कीमती जंगलों और उनमें रहने वाले जानवरों को सबसे ऊंचे लेवल की सुरक्षा मिले। तो आज के दौर में ये आरक्षित वन एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। आप इन्हें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बॉडीगार्ड की तरह समझ सकते हैं। ये एक बफर जोन का काम करते हैं जो ज्यादा सुरक्षित इलाकों को इंसानी बसावट से बचाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जानवरों के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए सुरक्षित रास्ते यानी कॉरिडोर भी बनाते हैं, ताकि वो बिना किसी खतरे के घूम फिर सकें। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी, और वो है इंसानी पहलू। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। सवाल बहुत सीधा है, ये संरक्षण आखिर किसके लिए? जब हम जंगल बचाने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं, नियम बनाते हैं, तो क्या हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो सदियों से इन्हीं जंगलों को अपना घर कहते आए हैं, जिनका जीवन, जिनकी संस्कृति, जिनकी पूरी पहचान ही इन जंगलों से जुड़ी है? ये टकराव आज का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वही औपनिवेशिक कानून, उन्होंने स्थानीय और आदिवासी समुदायों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया। आजीविका के लिए जिन संसाधनों पर वो निर्भर थे, उन तक उनकी पहुंच बंद कर दी गई। इससे सरकार और जंगल में रहने वालों के बीच एक ऐतिहासिक तनाव पैदा हो गया। हाँ, आज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जैसे कानूनों के जरिए उस अन्याय को ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। प्रकृति की रक्षा करना बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम संरक्षण और न्याय के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? एक ऐसा रास्ता कैसे निकालें जहां जंगल भी बचें और जो लोग इन जंगलों को अपना घर कहते हैं, उनके अधिकारों का भी सम्मान हो? प्रकृति और इंसान के बीच इस संतुलन को खोजना ही शायद हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।